एसबीएफसी के बारे में इनका सवाल है, 1000 शेयर हैं इनके पास 105 के भाव पे। आगे कहाँ तक ये गिर सकता है, सपोर्ट बताइए। और दरअसल यही एसबीएफसी के बारे में ही यहाँ पे कुछ और सवाल स्नेहा भारती का भी आया हुआ है। ये एक ही मामला है क्या? बिल्कुल एक ही मामला है। मतलब यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। जहाँ भी नंबर लग जाए, 2 लाइन में एक साथ खड़े हैं, ठीक। बताइए एसबीएफसी क्या करना चाहिए इन्हें? ये थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड वाला शेयर है, 105 ही सपोर्ट है, तो उसके नीचे क्लोज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका ब्रेकडाउन होता है। उसके नीचे क्लोज होने का मतलब मेरे थियरी के हिसाब से ये सेल ऑन राइज होता है। ब्रेकडाउन तो आपका होगा फिर 101 वाला जो लो है, नहीं शायद इसको आप 100 के नीचे का ही साइकोलॉजिकल रख लीजिए, उसके नीचे ही ब्रेकडाउन होगा, उसके पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, 105 के नीचे ये सेल ऑन राइज हो जाता है एंड देयरफॉर उसके नीचे रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए थ्योरेटिकली मेरे हिसाब से। जी। तो अगर इनका नज़रिया ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? और अगर ये थोड़ा-सा रुक सकते हैं, अ, तो फिर इनको किस तरह की रणनीति पे चलना चाहिए? 2 नंबर तो साफ तौर पे उभर के आ रहे हैं, जो आपने बताया कि एक तो 100 और दूसरा 105, जो इनकी खरीद का भाव भी है। तो क्या इस तरह से ये सोचें कि अगर ट्रेडिंग वाला नज़रिया था तो 105 पे ही, मतलब ज़्यादा नफ़ा-नुकसान नहीं, ऑफ कोर्स जो चार्जेज़ वग़ैरह होंगे, ब्रोकिंग फ़ी होगी, वो सब तो लग ही गया, लेकिन फिर भी कम से कम भाव पे नुकसान नहीं गया। और अगर रुक सकते हैं, लंबे समय के लिए सोचा है, वहाँ पर फिर वापस सवाल उठेगा कि क्या लंबे समय के लिए रखने लायक है भी या नहीं है? तो वैसी स्थिति में क्या 100 पे नज़र रख लें ये? ये रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। रिस्क एपेटाइट नहीं है तो 105, अगर रिस्क एपेटाइट है तो 100 के बिलो। ये टोटली उनके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। जी, लेकिन लंबे समय के लिए रखने लायक है या नहीं? देखिए हमारे कवरेज में है और एसबीएफसी में मुझे अभी महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इसके बुक को देखिए और मैनेजमेंट को सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहता है। इनका बुक ऑलमोस्ट 15% पे ये कंसिस्टेंट ग्रो कराना चाहते हैं और 15% एक ऐसा रेट है ना, जैसे आपकी इकोनॉमी मान लीजिए कि नॉमिनल 12% के आसपास ग्रो करती है, तो 1.25 टाइम्स आप बेटर अपना बुक को कर सकते हैं, 1.5 टाइम्स भी बेटर कर सकते हैं। तो 1.5 टाइम्स बेटर करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके एसेट क्वालिटी पे ज़्यादा असर पड़ जाए। एसबीएफसी को मैंने कंजर्वेटिव देखा है, तो मुझे मुझे ठीक लगता है, जो कंजर्वेटिव और कंसिस्टेंट ग्रो करता है उसके साथ बने रहता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है इनके रिजल्ट में, कोई खराबी नहीं दिखी है। आप स्वयं रिजल्ट जाके देखिए क्या इनका रेवेन्यू का ग्रोथ आ रहा है, मुझे इसीलिए एक ठीक लगता है। और मैनेजमेंट भी मुझे बहुत ही अच्छा कंजर्वेटिव लगता है। ग्रोथ भी है, सेक्टर टेलविंड भी है, क्योंकि आपका लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में आपके एनबीएफसीज ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, जो बियॉन्ड बैंक्स हैं उनकी रीच ज़्यादा होगी, छोटे-छोटे जगहों में जाएगी। प्लस एक बार मैंने सबको समझाया होगा ये पॉइंट को, जब बैंक्स या फाइनेंशियल एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होती है ना, तो एज इन्वेस्टर मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। अगर एसेट क्वालिटी गिरती है तो हमारा रिस्क एपेटाइट इवन दो वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का है वो कम हो जाना चाहिए। तो अभी 2014 के बाद से आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि माइनर डिटेरियोरेशन है इन नेट एनपीए, बट ऐसा कोई डिटेरियोरेशन नहीं है कि आपको ये अलार्मिंग लगे। ये नेट एनपीए एक बिजनेस का पार्ट है, वो रहेगा, वो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे एज लॉन्ग एज इट इज कंट्रोल्ड, एज लॉन्ग एज आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो और ये भी चीज़ मैंने बताया था कि क्यों सेकंड रंग एनबीएफसीज में भी या मिड कैप जिनको आप बोलते हैं या कभी भी हो सकता है थोड़ा स्मॉल कैप एनबीएफसीज में भी अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है रिलेटिवली,
तो उस पे ऐसे समय में क्यों बेट करना चाहिए? बिकॉज़ यू विल हैव अ क्रेडिट टेलविंड, यू हैव एसेट क्वालिटी टेलविंड और इन सब में पैसा बन सकता है। इन सब में और पैसा अगले फाइनेंशियल बनेगा। मुझे लगता है ये फाइनेंशियल का ज़्यादा अंदाज़ा मतलब मोस्ट ऑफ द क्रीम निकल चुका है।